ओके, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेल्डमेंट स्ट्रक्चर है हमारा। वेल्डमेंट जो होता है वो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है मेटलिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मेटलिक स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। SP4, जैसे आप देख रहे हो ये एक टेबल है। ठीक, कंपोजिट मटेरियल की बनती है जनरली। कंपोजिट मटेरियल क्या हो गया, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऊपर का टॉप जो है ये किस चीज का है? वुडन है। बट नीचे का जो एलिमेंट है फ्रेम वो किस चीज का है? और मेटल में पर्टिकुलरली कैसे बनाया जाता है इनको? एक्चुअल क्या होता है, मेटल की रॉड्स आती हैं, वो स्टैंडर्ड साइज और स्टैंडर्ड शेप के आते हैं। उनको पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर लेंथ के अबाउट कट किया जाता है और फिर आपस में उनको वेल्ड करके बनाया जाता है। ठीक है, लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप ये टेबल्स देख सकते हो। इसमें क्या है, एसएस की रॉड्स हैं, उनको कट करके आपस में वेल्ड करके बनाया गया है। अब इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स हम सॉलिडवर्क्स में बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक पर्टिकुलरली डिफरेंट टूल यूज करते हैं जो कि हमारा कहलाता है वेल्डमेंट। ठीक है, आगे आ जाओ आप इधर। स्टूल है इधर? यार आगे आ जाए आप। ओके, सो इसी तरीके से आपके और भी मेटलिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल ये टेबल हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, या अपने स्कूल्स वगैरह में बेंचेस देखे होंगे आपने। इसी तरीके से जैसे आपके स्ट्रेचर्स होते हैं, स्ट्रेचर होते हैं ना, वो भी मेटलिक स्ट्रक्चर के होते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जो आप मेटलिक का देखते हो जो हम बना सकें इसके अलावा? चेयर बना सकते हैं, करेक्ट। और ब्रिजेस देखे हैं आप लोगों ने? आजकल स्टील स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, मेटलिक स्ट्रक्चर के होते हैं, वो बना सकते हैं। फुट ओवर ब्रिजेस देखें, वो बना सकते हैं। और जैसे आपकी कार की चेसी होती है, बाइक का फ्रेम, साइकिल का फ्रेम, ये सारे हम कैसे बना सकते हैं? वेल्डमेंट टूल से बना सकते हैं बहुत इजीली। वेल्डमेंट बनाते हैं उसको नॉर्मल हम जो आपके जो फीचर आपने पढ़ा है, जैसे एक्सट्रूड पढ़ा, रिवॉल्व पढ़ा, उनसे भी बना सकते हो। बट उनसे क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सेम प्रोफाइल ही फॉलो अप होनी है। इसीलिए इन टाइप के एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डमेंट टूल का यूज करते हैं। और एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देख रहे हो आप, इसके चारों तरफ फ्रेम बना हुआ है पार्टीशन वॉल का, एल्यूमिनियम का। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वेल्डमेंट टूल यूज कर सकते हैं। तो वेल्डमेंट टूल यूज करने के लिए हम यहाँ से सॉलिडवर्क्स में चलते हैं। जैसे ही हम न्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पार्ट बॉडी पे सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अच्छा, वेल्डमेंट टूल से बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब हम वेल्डमेंट से बनाएंगे तो इनके स्टील स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो वो BOQ में हमारे अपने आप रिफ्लेक्ट कर देगा कि कौन से लेंथ की कितने एलिमेंट की क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो वो सारा हमारे डिटेलिंग के टाइम पे फ़ायदा रहता है। ठीक है, आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे वेल्डमेंट कहीं देखने को मिल रहा है, फोर्थ नंबर पे। हो सकता है आप में से किसी के में ये शो ना हो रहा हो, इस टाइप से आ रहा हो। तो आपको पर्टिकुलरली सबसे पहले क्या करना होगा, वेल्डमेंट टूल के मॉड्यूल को शो करवाना होगा। वो कैसे शो होगा, आप किसी भी एक जो नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं, टूल बार्स आ रही हैं, किसी भी एक टूल बार पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कौन कौन सी टूल बार अभी शो करनी है आपको। तो अगर आप देखोगे तो वेल्डमेंट है लेकिन उस पर टिक नहीं लगा हुआ, टिक नहीं लगा हुआ तो उसके टूल बार के ऑप्शन भी शो नहीं है। तो आपने क्लिक कर दिया तो उसके टूल बार शो हो जाएंगे। अब टूल बार्स पे जैसे मैं जाऊंगा तो कुछ एक्टिव हैं, कुछ डीएक्टिवेटेड हैं। डायरेक्टली वेल्डमेंट नहीं लगा सकते हम। वेल्डमेंट के लिए हमें सबसे पहला कंसेप्ट क्या चीज़ समझना है, वो ये समझना होता है हमें अपनी जो भी बॉडी है जिसको मेटल के फ्रेम से बनाने वाले हैं, उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना होगा। जैसे कैड तो सभी को आता है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम उसका 3D स्ट्रक्चर में बनाना होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाए, तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम आप कैसे बनाओगे या कैसा होगा? ऊपर का अगर मैं ये टेबल के बॉक्स को हटा दूं, ये तो टेबल तो क्या होगी, वुड की होगी, ऊपर का प्लैंक होगा, इसको हटा देते हैं हम। इसको हटाने के बाद जो मेटल का स्ट्रक्चर बनेगा, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होगा उसका? ऊपर एक रेक्टेंगल होगा, नीचे उसके लेग्स लगे हुए हैं, हो सकता है इसके बीच में कोई जॉइंट पड़ा हो। जैसा आपका कूलर देखा है, कूलर के नीचे का स्टैंड होता है, उसमें एक क्रॉस पड़ा रहता है, होता है नहीं होता है? तो वो उस टाइप का क्रॉस में भी पॉसिबल हो, में भी पॉसिबल है ना हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जज तो नहीं कर सकते कि है या नहीं है, हमें दिख नहीं रहा।
हाँ अगर मेटल का स्ट्रक्चर होता तो हम उसको जज कर पाते। नीचे उसके लेग्स हैं, और ये क्या पड़ा हुआ है इसमें, सपोर्ट। ठीक, ये सपोर्ट किस काम में रहता है हमारा, टेबल स्टेबल है सर। स्टेबल से रहेगी सर तो वो अगर नहीं रहेगा तो इधर उधर हिलेगा हिलता तो वैसे भी है। सर, उससे ज़्यादा स्टेबल रहता है। हाँ जी, ये नीचे इसका ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, हर टेबल या चेयर में आपने देखा होगा ये जरूर होता है, बेंच में, टेबल में, क्यों देते हैं ये, लेग रेस्ट का भी काम करता है, बट मेन पर्पस जो इसका ये होता है, जैसे आपने प्लास्टिक के स्टूल देखे हैं जिनमें लेग ये नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, जो प्लास्टिक के लो क्वालिटी वाले स्टूल आते हैं या चेयर आती है, वो क्या होते हैं जैसे जैसे यूज होते आते हैं ना, लोड जैसे बढ़ता है तो उसके लेग्स क्या होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, नहीं फैलते हैं, तो ये जो आपका ये टाई है, आई आई टाइप का जो टाई पड़ा हुआ है इसको, ये क्या करता है लेग्स को अपनी पोजीशन में होल्ड करे रहता है, अगर ऊपर से लोड भी पड़ेगा तो इतनी जल्दी वो डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना होगा। सिंगल लाइन डायग्राम, ऊपर एक रेक्टेंगल होगा मेरा, अब मे भी पॉसिबल है इसमें बीच में सपोर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी वो हम बनाते टाइम डिस्कस कर लेंगे कि रखना है नहीं रखना है। और उसके नीचे फिर हमें लेग्स देने हैं, लेग्स देने के बाद इनके बीच में ये टाई ऐड करना है, इतना ही काम करना है, सबसे पहले ये करेंगे। इसके लिए स्केच मॉड्यूल तो पढ़ा हुआ है सभी ने, 2D स्केच तो पढ़ा हुआ है ना, 2D स्केच करेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें 3D स्केचिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो टॉप प्लेन पे हमने क्या किया, स्केच पे गए, मुझे क्या चीज़ बनानी है, इसका एक रेक्टेंगल बनाना है। आप सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम बनाने पे फोकस करोगे, सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होगा, रेक्टेंगल, सिंगल लाइन रेक्टेंगल बनाएंगे हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, रेक्टेंगल टूल पे गए। अभी ये रेक्टेंगल कौन सा लगा हुआ है मेरे पास, कॉर्नर रेक्टेंगल, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेंटर रेक्टेंगल बनाया ताकि सिमेट्रिसिटी रहे। अब अच्छा, इससे पहले तक जब भी हम एलिमेंट बनाते थे तो रैंडम अपने हिसाब से साइज दे देते थे, अब ये जो एलिमेंट है एक्चुअल एलिमेंट के हिसाब से बना है, टेबल है, तो टेबल के साइज को अगर मैं इसकी लेंथ को 100 रखूंगा, तो ये अभी यूनिट कौन सी लगी हुई है मेरी में, mm, 100 mm की लेंथ होगी, 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की टेबल होगी क्या, तो इसके साइजेस हमें क्या रखने हैं, बड़े रखने हैं, छोटे मत रखिएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर हम एलिमेंट बनाएंगे ना वो स्टैंडर्ड साइज का आता है। अब पता चला आपने 100 की बनाई और रॉड जो नीचे की रॉड है उसका साइज ही 25 mm है, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसके साइजेस को बड़ा रखेंगे। एक हम ये वाली टेबल बना रहे हैं, स्टैंडर्ड टेबल, टेबल की लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ हमारी एक टेबल की है लगभग इतनी होगी ना, एग्रीगेट लेंथ तो इतनी होती, कितनी होती है ये, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी लगभग 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर mm नहीं, तो 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 mm यानी कि 1 मीटर के आसपास, तो यानी कि 1 मीटर बराबर 3 फीट, उसकी भी हो सकती है। स्टडी टेबल, जैसे कि अगर स्टडी टेबल है ये 2 पर्सन के लिए बन रही है, तो एक पर्सन पे लगभग 2 फीट का गैप आना चाहिए, एक पर्सन के लिए 2 फीट का स्टैंडर्ड एरिया होता है बैठने के लिए, तो 2 पर्सन के लिए है तो 4 फीट हो गया, 4 फीट में, एक फीट में 300 mm होते हैं स्टैंडर्ड, एग्जैक्ट निकालोगे तो 304.8 आता है, उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो या स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एक इंच में 25.4 mm होता है, एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 इंटू 25.4 करोगे तो 304.8 आएगा, बट उस पर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा एरर के चांसेस भी हैं, तो ओवरऑल लेने के लिए हम 300 मान लेते हैं, एक फिट पे 300 mm, तो 4 फिट पे कितना mm, 1200, तो 1000 भी ले सकते हैं, वो छोटी छोटी आएगी, बट 2 पर्सन के लिए है तो 1200 mm हम लेके चलते हैं, 1 पर्सन के लिए लेंगे तो 1000 ही लेंगे, ठीक है। 1200 हमने इसकी लेंथ दे दी, देन विड्थ दे देते हैं, विड्थ मैंने 600 दे दी, अब विड्थ कम भी हो सकती है, हमने 600 दे दिया। अब बीच में इसमें जॉइंट डालना है या नहीं डालना, जैसे कूलर के स्टैंड होते हैं ना, उनमें देखा होगा आपने क्रॉस पड़ा रहता है, तो आप चाहो तो क्रॉस डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो स्ट्रेचेस होते हैं उनमें बीच में वर्टिकल सपोर्ट्स पड़ा रहता है, वो भी डाल सकते हैं, जैसे आपने होर्डिंग्स देखी है जिनमें बैनर लगते हैं, उनके जो फ्रेम होते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, वेल्डमेंट की हेल्प से। इसी तरीके से बाइक कार की चेसी होती है, वो भी इसी सेम मैनर में बनाई जाती है, आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक सिंगल लाइन ऐड कर देता हूँ मिडल पे, इस तरीके से एक सपोर्ट ऐड कर दिया मैंने, ठीक है।
और ये विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ, 450 कर देता हूँ मैं इसको। एग्जिट कर दिया। अब इसके नीचे मुझे क्या देने हैं? लेग्स। अब लेग्स देने के लिए प्लेन मेरे पास है क्या? लेग्स कहाँ होंगे? इसके कॉर्नर से ही तो नीचे ड्रॉप होंगे। क्या इस प्लेन पे मैं लेग बना सकता हूँ? क्या करें जाए? राइट प्लेन कहाँ है? उसी को सर ये कर देंगे। राइट प्लेन तो बीच में आ रहा है। लेग मुझे कहाँ चाहिए? ये वाले कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, पीछे वाले कॉर्नर्स पे, इन दोनों पे, है ना? तो क्या अभी मैं राइट या फ्रंट प्लेन पे काम कर सकता हूँ? देखो आप, फ्रंट प्लेन क्या है? मिडिल से क्रॉस हो रहा है। क्या वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे लेग बना सकता हूँ मैं? अगर मैं इमेज देखूंगा तो लेग क्या है? कॉर्नर पे आ रहा है। तो अभी तो नहीं कर सकता हूँ मुझे। हाँ, प्लेन को ऑफसेट करने का मेथड पढ़ा होगा सभी ने। कैसे करते थे? रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाके, प्लेन पे जाके करते थे, नहीं करते थे? यहाँ से फीचर टूल पे गए, रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए और यहाँ पे जाके प्लेन, यही करते थे ना? अच्छा, अगर मैं प्लेन ऑफसेट कर देता हूँ तो पहले तो मुझे आगे ऑफसेट करना पड़ेगा प्लेन, ताकि आगे के दोनों लेग बन जाए, फिर ऑफसेट करके पीछे लेके आना पड़ेगा ताकि पीछे के दोनों लेग बन जाए। तो 2 स्टेप हो जाएंगे मेरे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये सब नहीं कर रहा लेग को ऑफसेट करने का सिस्टम। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केच पे गया, ठीक? डायरेक्ट स्केच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्केच के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, पढ़िए, 3D स्केच। 3D स्केच ऑन किया, ठीक? 3D स्केच में मुझे क्या बनाना है? लेग के लिए लाइन ही तो बनानी है। तो लाइन के लिए मैं क्या क्या गया, यहाँ से लाइन टूल पे गया। लाइन टूल पे जाने के बाद 3D स्केचिंग और 2D स्केचिंग के ओरिजिन पे कोई डिफरेंस आपको देखने को मिला? 2D का ओरिजिन जो आता है वो सिंगल एक्स एक्सेस में डायरेक्शन और सिंगल वाई एक्सेस में डायरेक्शन दिखाता है। इसमें क्या हो रहा है? एक्स एक्सेस में भी डबल एरो आ रहा है, आप देखो तो, और वाई एक्सेस में भी डबल आ रहा है, डिफरेंशिएशन के लिए कि 3D है या 2D है। अच्छा, अभी इसमें कौन सा प्लेन एक्टिव है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अभी प्रेजेंटली ये कौन सा प्लेन एक्टिव है? एक्स और एक प्लेन में 2 एक्सेस होंगे ना, तो कौन सा प्लेन एक्टिव है? ये कौन सा पे जा रहा है? एक्स पे। और ये किस पे जा रहा है? अगर आप देखोगे तो माउस के आगे भी एक्स वाई लिख के आ रहा होगा। तो ये क्या दिखा रहा है? कौन सा प्लेन एक्टिव है? एक्स वाई प्लेन। अब मान लो मुझे सपोज एक्स वाई प्लेन पे काम नहीं करना, मैं एक्स जेड प्लेन पे काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? टैब की दबाऊंगा। कीबोर्ड में टैब की होती है, मैंने टैब की दबाई। अब क्या हो गया टैब की दबाने से? दूसरा प्लेन एक्टिव हो गया। वापस से टैब दबा दिया तो अब मुझे जो एक्सिस बनानी है लेग्स की, वो कौन सी डायरेक्शन में बनानी है? वाई में। अभी क्या वाई प्लेन एक्टिव है? अगर अभी मैं यहाँ से पॉइंट से लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन वाई में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वाई में जाने के लिए वाई प्लेन को एक्टिव करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा? टैप की दबाई हमने। अब वाई में आ रही है या नहीं आ रही है वो आप खुद देख के जज कर पाओगे। देखो पता चल रहा है या नहीं चल रहा? कैसे? हाईलाइट कर रहा है, डॉटेड लाइन रेफरेंस की आ जा रही है। तो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे नीचे बना दी और एस्केप कर दिया। वापस से मुझे लाइन बनानी, क्या करेंगे? मेरा नहीं, लाइन बनानी है, लाइन टूल पे जाएंगे ऊपर से, या फिर आपको शॉर्टकट बता रखा है, राइट क्लिक को दबाए रखेंगे और लेफ्ट की तरफ स्लाइड कर देंगे तो लाइन आ जाएगी। पॉइंटर लिया और डाउन में आ गए, क्लिक कर दिया और फिर से एस्केप कर दिया। अगेन लाइन पे गए, पॉइंट के एंड पे लिया, नीचे ड्रॉप कर दिया एक सिंगल लाइन, एस्केप। वापस से लाइन ली, पॉइंट लिया एंड पे, नीचे ड्रॉप कर दी लाइन। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, टेबल के लेग्स तो सारे बराबर ही होने चाहिए थे, बट क्या हमारे में ऐसा हो रहा है? क्या करें फिर? सारे लेग्स बराबर करने हैं, हाँ, सबकी डायमेंशन देते हैं अलग अलग। मैं क्या करता हूँ, सबकी डायमेंशन नहीं देता हूँ, पहले सबको सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हो सारे किस कलर के आ रहे हैं? ब्लैक कलर के आ रहे हैं। जब आप बनाओगे हो सकता है कोई ब्लैक ना आए, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर ब्लैक नहीं आएगा तो क्या करना है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये मैंने लाइन एंगल पे बना दी, दूसरा मुझे लग रहा है कि मैं लाइन यहाँ बना रहा हूँ पॉइंट पे
लेकिन मैंने रैंडम लाइन बना दी तो ये भी ब्लैक नहीं आएगी। इसको ब्लैक करना है तो क्या करेंगे, लाइन को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी टूल एक्टिव हो गया, प्रॉपर्टी टूल में जाके कौन सी एक्सेस की अबाउट करनी थी मुझे ये, तो यहाँ पे देखो कहीं वाई अलोंग वाई लिख के आ रहा है, क्लिक कर दो आप, वाई के अलोंग हो जाएगी, ब्लैक हो गई नहीं हो गई। एंड डिफाइन नहीं है क्योंकि वो डायमेंशन डिफाइन नहीं है, एंड तब डिफाइन होगा जब डायमेंशन लेंथ डिफाइन करेंगे। अब इसको तो पहले क्या करना है, इस पॉइंट को कंट्रोल प्रेस किया, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, कोइंसाइड वाई एक्सिस पे थी वो अपने आप डिफाइन हो जाएगी। तो हो सकता है अभी जब आप स्टार्ट करो तो ये प्रॉब्लम छोटी छोटी सी आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएंगी तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। फिर भी कोई आती है प्रॉब्लम तो बताइएगा। अब इसकी लेग की लेंथ डिफाइन करनी है, हर एक लेग अलग अलग लेंथ का है, तो मैंने पहले तो सभी लेग्स को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर दिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड रिलेशन आ रहा है, इसमें एक ऑप्शन है इक्वल का, इक्वल क्लिक कर दिया। मैं ज़्यादातर इन्हीं टूल्स का यूज़ करता हूँ। अगर मैं डायमेंशन डिफाइन करने बैठ गया तो मेरा टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा, और जब इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो डिटेलिंग भी कॉम्प्लेक्स होगी। हर एक लेग की जाहिर सी बात है लेग की लेंथ सबकी बराबर ही होगी, तभी तो टेबल एक फ्लैट स्पेस पे खड़ी हो पाएगी। अब डिफाइन पे गए, डिफाइनिंग पे जाने के लिए भी आप चाहो तो ऊपर से जा सकते हो, या मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक दबाए रखा, ऊपर चले गए, किसी भी एक साइड की लेंथ को सेलेक्ट करके डिफाइन कर देंगे। बट ऐसा करने से पहले सबसे पहले मैं ज्योमेट्री को डिफाइन करूंगा। कैटिया है, सॉलिडवर्क्स है, इनका कंसेप्ट यही होता है कि पहले आप स्केच की ज्योमेट्री डिफाइन करो पूरी, और फिर डायमेंशनिंग करो, ये इनका कंसेप्ट है। तो अभी मेरी ज्योमेट्री पूरी बनी ही नहीं है, अभी इसमें क्या ऐड करना है मुझे, ये सपोर्ट ऐड करना है। तो इसके लिए वापस से लाइन पे गया मैंने यहाँ से लाइन ली, और इसको लाइन को किस तरफ रख लेके जाना होगा मुझे, कौन सी एक्सेस में बताइए, जेड में। क्या अभी जा पाऊंगा मैं जेड में, क्या करेंगे फिर, टैब से चेंज किया, जेड एक्सेस में आ गए, क्लिक कर दिया, एस्केप कर दिया, अगेन लाइन पे गए, इसके मिडिल से लाइन ली मैंने, अब कौन सी एक्सेस में जाना है, तो टैब दबाया, एक्स एक्सेस में आ गए, क्लिक कर दिया। अब मैंने लाइन यहाँ से कौन सी ली, ध्यान से देखो, ये तो पढ़ा होगा सभी ने, मिड पॉइंट लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, ठीक है, कौन सी एक्सेस में जाना है, मिड पॉइंट लाइन पे गए, जेड एक्सेस पे आ गए, नहीं आ गए, क्लिक कर दिया। अब ये इससे टच नहीं हो रहा, तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस पे कोइंसाइड कर दिया। अब आप देखो आ गया। अब डिफाइन करते हैं, डिफाइन क्या किया, इसके बॉटम, इसके गैप, ये रेस्ट हमारा 4 इंचेस के आसपास होना चाहिए, 4 से 6 इंचेस, ठीक है, यानी कि 100 mm से 150 mm के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 125 mm ले लिया। अब ये डिफाइन तो है नहीं हमारे पास, कहीं साइजिंग नहीं है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब लेग की हाइट कितनी चाहिए भाई, ये हाइट ऐसी है कि हम आराम से बैठ के, चेयर पर बैठ के काम कर सकें, जैसे कि नॉर्मल वाली टेबल की हाइट। टेबल की स्टैंडर्ड हाइट होती है 1000 mm, ठीक है, लेस देन 1000 ही होनी चाहिए हमारी, 900 से 750 से 1000 के बीच में होनी चाहिए। 1000 से ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हाइट पे हो जाएगी, ठीक है, तो लेस देन 1000 होनी चाहिए वाली हाइट। 750 से 1000 के बीच में स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू वैसे ज़्यादातर रखी जाती है 850 mm, ठीक है, वो एक ऐसी हाइट है जिसपे ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर की हाइट होगी और ना ही बहुत ज़्यादा डेप्थ की हाइट होगी। तो हम भी इसकी लेंथ उतनी लेके चलते हैं। तो मैंने डायमेंशन पे गया, लेग को सेलेक्ट किया, उठा के इधर रखा, और मैंने 850 mm दे दी इसकी हाइट, ठीक है। अब मुझे 850 ज़्यादा लग रही है, मैं 750 दे देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो क्या ये कंप्लीट डिफाइन हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सिंगल लाइन डायग्राम। इतना बनाने के बाद एग्जिट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट, इकरामा? हाँ जी इकरामा, हेलो, चलो अच्छा, आप लोगों को किसी को डाउट, यहाँ तक के टूल तो पढ़े ही होंगे। हाँ जी, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे, स्केच नहीं पढ़ा, 3D बताया मैंने आज, बस इसमें डाउट है, बन जाएगा इतना तो। अब इसके बाद का काम स्टार्ट करते हैं, जो कि वेल्डमेंट का काम है हमारा। वो क्या है, इसको मेटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ से वेल्डमेंट टूल पे जाएंगे। अब वेल्डमेंट टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर मेंबर दिख रहा है, दिख रहा है। आप स्ट्रक्चरल मेंबर पे जाओगे, स्ट्रक्चरल मेंबर पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आएंगे। 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, कौन कौन से? आईएसओ और दूसरा ऐसा तो लिख के आ रहा है। वहाँ पे क्लिक करके जरा देख लें। यूनिट्स के स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ यूनिट। हाँ, एक ऐड कहाँ का था? हाँ हाँ, एक इंच फिट वाला था और एक वाला था। इंच फिट वाला कहाँ यूज होता है? अमेरिकन यूनिट, ANSI फॉर्मेट कहलाते हैं, ठीक है। अमेरिका में IPS सिस्टम फॉलो होता है, वहाँ केजी में वेट नहीं नापा जाता, वहाँ पाउंड में नापा जाता है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सब जगह IPS सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन इंडिया में MMGS सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ बॉटम में देखो क्या लिख के आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे ना, एक दूसरा IPS आ रहा होगा, CGS आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से किलोमीटर का भी आ रहा होगा, तो उस तरीके से MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड 2 दिए जाते हैं काम करने के लिए। आप देखोगे तो ANSI, ISO, आप अपना स्टैंडर्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट ठीक है वो आगे की बात है, अभी के लिए नहीं, ठीक है। फिलहाल हम ISO लेके चलते हैं, क्योंकि हम MM में ही साइज मेजर करते हैं सारे, ज़्यादातर मैकेनिकल में ज़्यादातर काम MM का रहेगा। लेकिन कई बार जैसे MNC कंपनीज होती है ना जो ड्राइंग इंपोर्ट करती हैं, उनके कई बार वर्किंग के लिए इंचेस फिट की ड्राइंग भी दे दी जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ से ANSI फॉर्मेट भी ले सकते हो, बट बहुत कम ही चांसेस मिलेंगे, ज़्यादातर आपको MMGS सिस्टम में फॉलो करना होगा। इसके नीचे यहाँ पाइप है, ठीक है। पाइप, टाइप में पाइप लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है हमारा? अच्छा, एक पाइप होता है, एक हमारा बार होता है, और एक ट्यूब होता है, ठीक। इन तीनों में डिफरेंस पता है सबको? सॉलिड है, पाइप वाला होता है। हाँ, और ट्यूब? बार तो सॉलिड है, ठीक। ट्यूब और पाइप दोनों हॉलो होते हैं। ट्यूब सर थोड़ा वो होता है, पतला टाइप से होता है, थोड़ा ऐसे चौड़ा। क्योंकि सर हमारे गेट में लगा था ना, तो बोला ट्यूब है। पाइप का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही होगा, ठीक है, लेकिन ट्यूब का ऐसा कंपल्शन नहीं है। ट्यूब आपका स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे ये जो है इसके एल्यूमिनियम के जो पैनल लगा हुआ है, इस पे कवर है, इसको हम ट्यूब बोलेंगे, स्क्वायर ट्यूब या रेक्टेंगुलर ट्यूब। इसी तरीके से ये जो फ्रेम है ना, ये भी क्या है, एक स्क्वायर शेप में है। अगर लेंथ और विड्थ बराबर होगी क्रॉस सेक्शन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और अगर लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। इसी तरीके से और स्टैंडर्ड साइज किस चीज़ के, और स्टैंडर्ड शेप्स किस चीज़ के हो सकते हैं? या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, या स्क्वायर शेप हो सकता है। इनर्शिया निकाला है कभी? बीटेक में निकाला होगा, डिप्लोमा में भी था। हमारा लॉकडाउन इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? उसमें अलग अलग डायग्राम का इनर्शिया निकालना पड़ते थे हम लोग। कौन कौन से शेप के स्टैंडर्ड निकालते थे, याद है? नहीं? क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होगा ना, प्रैक्टिकल का। यस सर। रॉड सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पाइप जो होगा वो या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, सॉरी, पाइप जो होगा वो सर्कुलर होगा, और ट्यूब जो होगा वो रेक्टेंगुलर या वैसा हो सकता है। और बार जो होगी वो सॉलिड ही होगी, वो हॉलो नहीं होगी। जैसे कि अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसको अगर आप टिल्ट करके देखना, नीचे से ये हॉलो होगा पूरा, इसलिए इसको ट्यूब बोलेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से जैसे चेयर है ना, ये इसके पाइप आप देखोगे तो ये अंदर से हॉलो होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाइप है ये। जैसे बाइक के फ्रेम होता है ना, वो पाइप होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जिस टूल पे आप बैठे हो, इसमें एसएस की देख रहे हो पतली स्ट्रिप लगी हुई है, ये पूरी सॉलिड है, क्योंकि अगर हॉलो होती है तो दब जाती है, ये इतनी पतली है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, बार है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आते हैं हम, क्या बता रहा था मैं,
इस क्रॉस सेक्शन शेप को स्क्वायर बोलेंगे हम। इसी तरीके से और क्रॉस सेक्शन शेप क्या हो सकते हैं? स्फेरिकल हो सकते हैं। स्फेरिकल, जो ऐसा एलिमेंट जो आप बाहर से खरीदते हो, मेटल के स्ट्रक्चर्स जिनके ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, उसमें स्टैंडर्ड क्या शेप लगता है आपका? कूलर का स्टैंड देखा है? जी, एल वो आता है। एल, एंगल बार कहते हैं उसे, एल 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 या फिर एंगल बार। ठीक है, आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो सामने देख रहे हो रैक रखा हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे ना तो इसको हम स्लॉटेड एल बार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एंगल बार, स्लॉटेड एंगल बार। स्लॉटेड क्यों कहते हैं? इनमें होल्स हुए हुए हैं इस वजह से। ठीक है, इसी तरीके से और क्या स्ट्रक्चर आते हैं हमारे? टी, टी भी आता है, टी तो इतना कॉमन नहीं है, टी आता है लेकिन टी भी आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो जिसके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, सी चैनल, सी शेप का निकालते थे। इसी तरीके से हाँ, आई चैनल। ठीक है, ये सेक्शन जिनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे वही स्टैंडर्ड साइज आते हैं, और स्टैंडर्ड शेप आते हैं और स्टैंडर्ड साइज आते हैं। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप देखोगे ना, ये कौन सा है? एंगल आयरन। ये आपका एल एल टाइप बार जो होता है उसको एंगल आयरन बोलते हैं। उसके नीचे सी चैनल, फिर पाइप। पाइप आपको बताया मैंने क्या होगा, वो सर्कुलर ही होगा। उसके बाद कौन सा है? रेक्टेंगुलर ट्यूब। रेक्टेंगुलर ट्यूब क्या हो गया? वो रेक्टेंगुलर साइज में होगा। उसके नीचे फिर एस बी बीम। एस बी बीम ये आपके आई चैनल्स होते हैं। और सबसे बॉटम में स्क्वायर ट्यूब। हमें यहाँ कौन सा यूज करना होगा? तो हम स्क्वायर ट्यूब ले लेते हैं। अब स्क्वायर ट्यूब पे जैसे हमने लिया, यहाँ पे साइज आ गए। साइज, हाँ, स्क्वायर स्टैंडर्ड साइज का आता है, बट हम इस साइज को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई शेप चाहिए होगा तो वो भी हम बना सकते हैं। उसको बनाने के भी दो मेथड हैं। आज सिंपल मेथड देखेंगे कि इसी को एडिट कर दिया जाए। इसके बाद एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप अपना एक स्टैंडर्ड साइज का मॉड्यूल बना के सेव करके सॉलिडवर्क्स में सेव कर लो, जैसे कि जब भी चाहिए तो वहाँ से आप ब्राउज कर लो। ठीक है, वो बात के लिए रखेंगे। अभी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे आपके अलग अलग साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, 20x20, 30x30, 40x40, 80x80। इसके आगे के जो पैरामीटर्स हैं वो उसके क्या दिखा रहा है, क्योंकि अंदर से हॉलो होने वाला है तो उसकी थिकनेस को दिखा रहा है। ये थिकनेस वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से 20x20 वाला लेता हूँ। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको बनाना। वेल्डमेंट में जब भी आप अटैच करना स्टार्ट करोगे तो हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखना, पहले माइंड में ये विजुअलाइज करना कि पहले क्या चीज़ वेल्ड होके आएगी, उसके बाद क्या चीज़ वेल्ड होगी, उन्हीं मैनर में कनेक्शन देने होते हैं हमें। तो सबसे पहले क्या वेल्ड होगा? ऊपर का फ्रेम बनेगा, या पहले मैं लेग खड़े करूँ? फ्रेम बनेगा ना, उसके बाद ही तो उसमें लेग्स अटैच किए जाएंगे। तो सबसे पहला काम फ्रेम बनाने का। तो फ्रेम के लिए मैंने आउटर पेरिफेरी को सेलेक्ट किया। जैसे मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, कुछ चेंजेस होते हुए दिखा आपको? क्या हुआ? वो लाइन क्रॉस सेक्शन ले लिया उसने पूरा। ये क्रॉस सेक्शन शेप कैसा आया देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20, ऊपर से नीचे की लेंथ 20, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी आ गई? 2 mm की। अब अच्छा, ये फॉलो कहाँ से कर रहा है? सेंटर से, यानी कि सेंटर से 10 ऊपर 10 लेफ्ट। ठीक है, 10 राइट 10 लेफ्ट 10 अप और 10 बॉटम में करके बना रहा है। तो पहले इसको सिलेक्ट किया। अब इसके साथ क्या कनेक्ट होगा? ये वाला बार कनेक्ट होगा या आउटर वाला? तो पहले आउटर वाले को सिलेक्ट करेंगे वन आफ्टर अनदर। अब जिनके कॉन्फ़िगरेशन लो है या रैम लो है, उनके में वेल्डमेंट हल्का सा लैग करेगा। ठीक है, सबके में नहीं करेगा। अगर आपके में अभी तक सॉलिडवर्क्स लैग नहीं कर रहा था, हो सकता है हल्का सा डिले मिलेगा, लेकिन वो भी तब जब मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इस तरीके के बनाएंगे। जैसे कि पूरा ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाने बैठेंगे तो हल्का सा लैग करेगा। तो उसके लिए आप चाहो तो रैम बढ़वा लो या एसएसडी बढ़वा लो, तभी वो प्रॉपर रहेगा। ठीक है, सो अब मैंने, आप देखो, ये कंप्लीट कर लिया पूरा, कंपाइल हो गया पूरा या नहीं? अच्छा, अभी इसमें और भी एलिमेंट मुझे ऐड करने हैं। अब अगर मैं इसमें एलिमेंट और ऐड करूंगा, नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? एक लूप था, वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और उस कॉर्नर पे आके मैंने उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया।
अब मुझे अगर कोई दूसरा ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं कर सकता। दूसरा कोई ऐड करना है उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू ग्रुप में जाएंगे और जाके सेलेक्ट करेंगे। हो गया सेलेक्ट या नहीं हुआ? ये भी कैसे आ रहा है, सेंटर से ही आ रहा है। ये आ रहा है, बाकी एलिमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि इसका इनसे कोई लिंकेज है नहीं है। इसको भी, इनको भी ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, वापस से न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, हो गया। ये इसके साथ वेल्ड हो रहा था, इनको इसके साथ वेल्ड होना था, दोनों एलिमेंट की पोजीशनिंग अलग हो गई। ये हॉरिजॉन्टल और ये कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है, या तो ऐसे में कनेक्टेड होने चाहिए था एलिमेंट को, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे कोई रेफरेंस नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों गैपिंग में है लेकिन दोनों की ओरिएंटेशन भी अलग अलग है। ये दोनों की ओरिएंटेशन एक ही है, वर्टिकल, इसी तरीके से इनकी भी, तो इसको सेलेक्ट कर देगा वो। अब अगर मैं इसके साथ ये ऐड करूंगा तो क्या ऐड होगा, नहीं होगा क्योंकि ये तो सारे इंडिपेंडेंट थे और ये वापस से इनके साथ वेल्ड होके आएगा। इसी वजह से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या करना होगा मुझे, फिर से न्यू ग्रुप पे जाएंगे, सेलेक्ट किया। अब आप खुद बताओ, पहले ये वाला इसके साथ सेलेक्ट करूंगा या पहले ये दोनों वेल्ड होंगे उसके बाद इनके बीच में ये वेल्ड किया जाएगा? पहले ये कर लूंगा। हाँ, इसको भी सेलेक्ट कर दिया हमने, वापस से न्यू ग्रुप में गए, इसको भी ऐड कर दिया। अब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो आप देखो क्या हो गया हमारा, पूरा मेटल का फ्रेम हो गया। आप इसको यहाँ से देखोगे तो देखो ये क्या दिख रहा है हमें, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ट्यूब से बनाया हमने, ट्यूब अंदर से हॉलो ही रहने वाला है। ये स्केच आ रहा है, वो राउंड है, इसने प्लेट खुद ही ले लिया स्टैंडर्ड साइज में। जैसे आप अगर आप चाहो तो इसको छू के देखो, इसके कॉर्नर राउंड होंगे, शार्प कॉर्नर एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। हाँ, ये क्या होता है ना एक्चुअल, आप ये देखो कि ट्यूब कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ट्यूब का क्या होता है, शीट होती है, उसको बेंड करके जो कॉर्नर होता है उस पर वेल्ड लगा देते हैं, ऐसे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है। तो जब भी बेंड होता है तो बेंड हमेशा शार्प कॉर्नर पे नहीं होता, राउंड कॉर्नर पे आता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा बॉस है वो कह रहा है नहीं शार्प कॉर्नर ही बनाओ, तो उसको शार्प कॉर्नर कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, फिर आपकी मर्जी, आपको जैसा करना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट्स का या बॉस का प्रेशर होता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रोसीजर लगाना, वो मैं भी बता दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ तक का कोई डाउट? अच्छा, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी कॉर्नर देखो राउंड आ रहा है नहीं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा तैयार हो गया मेरा। अब मुझे अगर इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, वुडन प्लैंक चाहिए। तो ऊपर वाला फेस ही आ रहा है, फ्लैट फेस है, फेस पे स्केच करना होता है तो डायरेक्ट राइट क्लिक करके क्या करते हैं, स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बनाया वापस से। अब वो फ्रेम से जाहिर सी बात क्या होता है, बड़ा होगा। मैंने इसके साइज विड्थ दे दी 600, 1500 ज़्यादा लग रहा है, 1400 एग्जिट किया। अब इसको क्या करते हैं हम, तो कहीं देखो एक्सट्रूड मिल रहा है, फीचर में चले जाएंगे, वो वहाँ में आपकी चॉइस है, आप चाहो फीचर से लगाओ, यहाँ से लगाओ, एक ही वर्क रहेगा एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड तो पड़ा हुआ क्या करता है, मटेरियल ऐड करता है, मटेरियल ऐड करता है, वही सर मतलब जो भी करता है मटेरियल ऐड करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थिकनेस दे देंगे हम यहाँ से, वुडन प्लैंक जनरली 20 mm की थिकनेस के होते हैं, तो हमने 20 mm की थिकनेस देके ओके कर दिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब नीचे इसके क्या है, ओपन है, हमें कैप देने हैं, तो कैप देने के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कैप के मैं पहले बता दूं किस टाइप के रह सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप से रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा रह सकता है, ठीक। और जो आपके आपकी जैसे लेथ मशीन होती है, ये जितनी मशीन के बेड होते हैं वो भी आप वेल्डमेंट से बना सकते हो। मशीन जो होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, उन पे एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे वो वाइब्रेट भी करेंगी, तो वाइब्रेट करेंगी तो अगर इस टाइप का कैप होगा, वो फ्लोर पे रखी हुई है, तो क्या हो सकता है, वो पोजीशन चेंज कर सकती है। इसलिए मशीन्स वगैरह में जनरली ज़्यादातर क्या करते हैं, हाँ, रबड़ के वो लगाते हैं। रबड़ के भी देते हैं, मुझे फ्लोर से उसको कंपाइल करना है, जैसे प्लेट लगा है सर, उसमें होल करना। हाँ करेक्ट, जैसे पोल के साथ होता है, पोल के कभी आपने देखना बॉटम में क्या होता है, एक प्लेट होती है, उस पे होल होते हैं, उन होल पे रिवेटिंग या बोल्टिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो अपनी पोजीशन पे क्या हो जाए, लॉक हो जाए, अपनी पोजीशन चेंज ना करे। तो उस टाइप से भी हो सकता है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये दिख रही है ना प्लेट, तो कैसे देना है इस टाइप के सारे टाइप के अभी यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसको देने के लिए ये फीचर क्या कहलाएगा, एंड कैप। जब एंड कैप में जाओगे आप, यहाँ पे सबसे पहला है आउटवर्ड, यानी कि वो बाहर की तरफ निकलता हुआ बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑफसेट वैल्यू है, अगर मैं इस ऑफसेट वैल्यू को 0 कर देता हूँ, एंड कैप पैरामीटर पे जाके फेस को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो क्या कर रहा है वो, जो साइज, जिस साइज का हमारा ट्यूब था उस साइज का ही उसने कैप लगाया। अब वो कैप लगा रहा है, ऑफसेट 0 है तो सेम साइज का लगा रहा है, लेकिन इसके कॉर्नर्स क्या है, अभी शार्प कॉर्नर है। मुझे राउंड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉर्नर ट्रीटमेंट, यहाँ से आप रेडियस बता सकते हो कितने का करना है, पूरा चिपक के नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा, आ रहा है। अगर मुझे ऐसा चाहिए जिसमें जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया प्रीवियस वाला, ये क्या है, थिकनेस इसकी आउटर से कम है या नहीं, ऐसा चाहिए मुझे, तो ऑफसेट वैल्यू जो मैंने 0 रखी थी, यहाँ से आप ऑफसेट वैल्यू बता दो, मैंने जैसे 0.5 दी, तो देखो क्या हो गया, अंदर गया नहीं, साइज श्रिंक हो गया हल्का सा, 0.5 का चारों तरफ से गैप ले लिया उसने, और इस गैप को आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी ऑफसेट मैंने क्या कर रहा है, वो अंदर ले रहा है ना, तो जब मुझे इस टाइप की प्लेट बनानी हो, सॉरी, इस टाइप की प्लेट जब बनानी है तो मुझे ऑफसेट किधर की तरफ करना है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ऑफसेट करने के लिए आप सिंपल क्या करो, डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, और यहां से वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो देखो क्लियर है नहीं। अब आपको कॉर्नर राउंड नहीं करने हैं, कॉर्नर ट्रीटमेंट ऑफ कर दो, शार्प कॉर्नर आ जाएगा, तो क्लियर है। अच्छा, ऑफसेट वैल्यू स्टैंडर्ड रखता हूँ, 0.5 थी हमारी, इनवर्ट थी, तो ये वाला तो क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकंड होता है इनवर्ट, आप इनवर्ट पे क्लिक करो, ये अंदर की तरफ पुश कर देगा, फिर वही सेम सारी चीज़ें, कॉर्नर ट्रीटमेंट, ऑफसेट देना है नहीं देना है, ठीक है। ये इनर एज पे काम करता है पूरा, ये बाकी के जो दोनों थे वो आउटर एज से वैल्यू लेते थे, ये इनर एज से वैल्यू लेगा, ठीक है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, जो सा आपके हिसाब से, आपको मॉड्यूल के हिसाब से दिया हो, जैसा बनाना है वैसा आप रखोगे। अगर मुझे लेंथ को, जो मेरी ट्यूब की लेंथ थी कितनी रखी थी हमने, 750 रखी थी, अब मैं इसकी सरफेस को चाहता हूँ 750 पे ही कंपाइल हो, तो जाहिर सी बात है बुश मुझे अंदर की इसका जो वो अंदर ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बाहर की तरफ दूंगा, तो मैं ये वाला लगा दूंगा। और मुझे एक मशीन का बना रहा हूँ, बेड बना रहा हूँ, तो मशीन के बेड जनरली हैवी एलिमेंट्स के जो बेड होते हैं वो इसी टाइप से बनाए जाते हैं, इनमें ये होल दिया जाता है, जिससे क्या कर सके आप रिवेटिंग या बोल्टिंग करके उसके फ्लोर के साथ उसको क्या कर सको, फिक्स कर सको, लॉक कर सको, जिससे कि जब वो मशीन ऑपरेशन में आए तो वाइब्रेशन की वजह से वो मूव ना करे, ठीक है। तो ये सारे फीचर रहते हैं, यहाँ से आप जो मैनेज कर सकते हो। मैंने इसको 10 वैल्यू दी, आउटवर्ड कर दिया, और सारे ही से, अच्छा एक वन टाइम पे एक पे लगाएगा, एंड कैप
फेस, ओके, फ्रंट कैप, फेस, ओके, ये कितना भी बना रहे हाँ जी, यहाँ से हो गया सब टाइम। ठीक है, ये तैयार हो गए हमारे। अच्छा, अब मुझे सपोज इसमें क्या ऐड करना है, इस टाइप के ये एलिमेंट ऐड करने हैं, तो इनको ऐड बहुत इजीली किया जा सकता है वेल्डमेंट में। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड कैप के नीचे ऑप्शन होगा, देखो गैसेट। अच्छा, ये गैसेट आप लोगों ने देखा होगा बेड के कॉर्नर्स में भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है, गैसेट्स, या टेबल के कॉर्नर में भी लगे रहते हैं। ये किस लिए लगाए जाते हैं? अच्छा, सेम सर वही काम करता है सपोर्ट वाला। ये वो करता है सर, देखो वेल्डिंग वेल्ड के वेल्ड सरफेस को बढ़ाने के लिए एक्चुअल में क्या है, ये देखो पोल है ना, ये शीट पे वेल्ड होगा तो कहाँ मिलेगा हमें वेल्ड सरफेस? सिर्फ ये वाले कॉर्नर पे मिलेगा। अब पोल की लेंथ तो वर्टिकल लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। अब हाइट है पोल की, तो हल्का सा वैल्यू भी अमाउंट ऑफ जो प्रेशर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा नीचे। तो बॉटम की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मुझे वेल्ड सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो वहां पे क्या करते हैं, एक शीट की प्लेट लेते हैं और दोनों तरफ पे क्या करते हैं, वेल्ड लगा देते हैं। तो इसको वेल्ड सरफेस चारों तरफ से वेल्ड करते हैं तो बढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं होता इसका अलग से, सिर्फ वेल्डिंग की स्ट्रेंथ, वेल्ड एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेल्ड जितना ज़्यादा वेल्ड एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी आपके एलिमेंट की, जॉइंट की, ठीक है। सो अब सॉलिडवर्क्स पे चलते हैं, गैसेट पे गए, गैसेट पे जाके स्टॉपिंग फेज पूछ रहा है। फर्स्ट फेज मैंने ये दिया, सेकंड फेज मैंने ये दे दिया। अब गैसेट ही हमारे प्लेट से ज़्यादा आगे निकल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसकी लेंथ को कम करना है। वो यहाँ पे D1 है और D2 है। अच्छा, गैसेट भी अलग अलग टाइप की होती हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो पॉलीगन शीट की। अगर हम अपनी ड्राइंग देखेंगे यहाँ पे, तो हमें ये कैसे चाहिए, रेक्टेंगुलर ही चाहिए, तो उसके लिए तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके भी स्पेसिफाई कर सकते हो जितनी चाहिए आपको। मैंने ये दे दिया, ओके कर दिया। बताएं, कंप्लीट हो गया? अच्छा, लेकिन जो हमारी टेबल है वो तो स्टडी टेबल के तौर पे बना देते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत तो है नहीं सर। हाँ, मशीन के बेड होते हैं तो उसको जाहिर सी बात है बनाते वैसे, ठीक है। बट मैंने फीचर बताने के लिए आपको बताया कि कई बार हमें जब हम वर्क करते हैं या वर्क कोई आता है, तो उसमें क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार लाइट केस में वर्क करना पड़े। कई बार मेटल स्ट्रक्चर के आपको कैनोपी वगैरह के स्टैंड वगैरह बनाने पड़ते हैं या पोल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे आप इस पर्टिकुलर फीचर का यूज़ करोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, सपोज मैं चाहता हूँ इसमें वेल्ड भी शो करूँ। भाई एक्चुअल में वेल्ड होगा तो वेल्ड पता तो होना चाहिए कहाँ वेल्ड हो रहा है ना। अब कहाँ हो रहा है वेल्ड, यहाँ पे बॉटम में होगा ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेल्ड होता हुआ दिख रहा है हमें। कई बार ऑब्वियसली सीनियर या कोई क्लाइंट कह सकता है कि मुझे वेल्ड होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, वो फिनिश दिखानी है मुझे वेल्ड की कहाँ कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे गैसेट के नीचे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, वेल्ड बेड, बेस नहीं बेड है। वेल्ड बेड आपके पास वेल्डिंग के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक आर्क वेल्डिंग होती है, वो राउंड में फिल होगा, एक फिलेटेड वेल्ड होता है, दो टाइप की वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो वो दोनों आप यहाँ से दिखा सकते हो। वेल्ड बेड पे आपने क्लिक किया, वेल्ड बेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है या तो वेल्ड ज्योमेट्री से सेलेक्ट करो या फिर वेल्ड पाथ से। मैंने वेल्ड पाथ पे क्लिक किया, लाइन सेलेक्ट करी, सबको सेलेक्ट कर लिया एजेस को। सेलेक्ट करने का कितने रेडियस का वेल्ड चाहिए वो रेडियस यहाँ से आपने बताया और बताने का ओके कर दिया। वेल्ड लग गया इस पे? नहीं लगा है सर। कहाँ है? उधर तो दिखा रहा है सर लगा हुआ। कहाँ दिखा रहा है? वो सर रेडियस 3 दिखा रहा है। हाँ, एनोटेट कर रहा है, लेकिन लगा हुआ मुझे कहीं दिख नज़र तो नहीं आ रहा लगा हुआ।
दिख रहा है किसी को क्या? हमने फीचर लगाया, एनोटेट भी कर रहा है, लेकिन हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, तो विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले टूल पे जाना होता है। दिख रहा है आई टूल, ये आप इस पे शो हाइट पे क्लिक करो, बॉटम में आप जाओगे ना इसमें, तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू वेल्ड पैड, आप इसको क्लिक करके ऑन कर लो। अब बताओ, अब विजुअलाइज हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर? ठीक है, एक तो ये इस टाइप का वेल्ड होता है। ठीक है, अब वेल्ड बेड लग गया है, मुझे वेल्ड बेड हटाना है, तो आप यहाँ से वेल्ड, यहाँ नीचे आपको फीचर में कहीं नहीं दिखेगा। देखो वेल्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वेल्ड फोल्डर में दिख रहा है। ठीक है, इसको मैंने राइट क्लिक करके कर दिया डिलीट, वेल्ड हट गया वहाँ से। अच्छा, ये कट लिस्ट में देख रहे हो आप क्या लिख के आ रहा है, 21 ट्यूब्स आ रहे हैं। ठीक है, हर एक के साइज की लिस्ट बन रही है। इस लिस्ट का यूज जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना अपने स्ट्रक्चर की, उस टाइम पे ये अपने आप हमें लेंथ का प्रोसीजर दे देगा पूरा कि कौन से लेंथ मेटल की कितनी लेंथ थी। जैसे ये लेग्स हैं, ये तो सब बराबर लेंथ के होंगे, तो ये बता देगा 4 लेग्स कितनी लेंथ के थे, ये वाला लेग कितनी लेंथ का है, ये वाले एलिमेंट कितनी कितनी लेंथ के हैं, वो सारी डिटेल हमें देगा वो। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं वेल्डिंग। वेल्डमेंट के मैंने बताया था, वेल्डिंग दिखाने के 2 मेथड है। पहला मेथड तो क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से टूल्स में यहाँ से जाओगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देखोगे वेल्डमेंट मिल रहा है। वेल्डमेंट के अंदर यहाँ पे आप देखो, इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास वेल्ड बेड था, इसके ऊपर क्या है फिलेट बेड। इस पे जाओ आप, जिस साइज का चाहिए वो साइज आपने बताया। फेस 1, फेस 1 मैंने ये वाला दे दिया। सेकेंड फेस पे मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, देखो आप टेंजेंशियल प्रोपगेशन ऑन है, तो उसने सारे टेंजेंशियल एलिमेंट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब इसके फिलेट में और वेल्ड में और वाले वेल्डिंग में दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? ठीक है, तो जो सा आपको दिखाना इस तरीके से आप दिखा सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है, फिलहाल के लिए वापस ये आर्क बिल्डिंग है। हाँ ठीक है, ये फिलेटेड बेड आपका डिजाइन ट्री में आता है। मैंने इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अभी इन गैसेट्स को भी डिलीट कर देता हूँ मैं सारे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मैं ड्राइंग बनाने के लिए। एंड कैप के पैरामीटर को चेंज कर लेता हूँ मैंने 0 का चाहिए ये वाला देखोगे आप तो आ गया 0। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, जैसे आपने पूछा था कि कॉर्नर्स को मुझे इसको क्या करना है, शार्प कॉर्नर करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें फीचर कौन कौन से लगे हुए हैं, एक एक्सट्रूड फीचर हमने लगाया था वो लगा हुआ है, बाकी एंड कॉर्नर्स लगाए हुए हमने। उसके ऊपर ये क्या आ रहा है, स्क्वायर ट्यूब, जो कि हमने वेल्डमेंट फीचर लगाया था। हमें इसी के साइज तो चेंज करना है या शेप चेंज करना है, तो आप इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करेंगे, ये तो ट्यूब्स की लेंथ आ रही है हमारे, इनको नहीं छेड़ना है हमें। यहाँ पे आप देखोगे क्या लिख के आ रहा है, स्केच। इसको एडिट पे जाएंगे हम, जैसे मैं एडिट करूँगा इस टाइप से बोल के आ जाएगा। आप सबसे पहले तो जूम टू फिट कर दो, वो स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। कंट्रोल 8 कर दो ताकि हॉरिजॉन्टल शेप आ जाए। अब इसके कॉर्नर देखो राउंड हुआ हुआ है। अगर मुझे राउंड कम का करना है तो आप यहाँ से रेडियस कम कर सकते हो, बढ़ाना है तो यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हो सिंपल। बट मैं चाहता हूँ ये कॉर्नर राउंड हट ही जाए। ठीक है, या मुझे अपना ही कोई शेप चाहिए साइज के साथ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं जो शेप चाहिए वो शेप यहाँ बना दूँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही सारी चीज़ों को ट्रेस करेगा। अब मैंने यहाँ से बाकी पुराने एलिमेंट को सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट। ओ ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन को मैंने कर दिया लॉक फिक्स। अब क्या साइज का चाहिए आपको, 20 बाई 20 का था, मान लो मुझे 25 का चाहिए, मैंने 25 दे दिया।
ठीक। अच्छा ये 25 हो गया। ये लेंथ कितनी हुई चाहिए हमें? सपोज मैंने इसको बना दिया। अब मैं यहाँ से इन एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसकी लेंथ को सेट किया, कितना चाहिए मुझे? 25। विड्थ 25 सेट हो गई। ये भी मुझे क्या सेट करना है? 25। मैंने इसको उठा के इधर रखा। अब मैं इसको ड्रिवन करने वाला हूँ इस चीज़ पे। वो कैसे करेंगे? सिंपल इक्वल टू का साइन दिया। किसके बराबर करना है इसको? आपने इस डायमेंशन पे जाके क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, ओके कर दिया। इससे क्या होगा, अगर मैं एक वैल्यू को चेंज करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो समीशन का मार्क बन क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू के साथ क्या हो गई है, लिंक हो गई है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके चेंज करता हूँ, 22 किया मैंने, वो भी 22 हो जाएगा। मैंने फिर से डबल क्लिक करके 25 किया इसे, ये भी 25 हो जाएगा। अब अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो मैं ऐसे एग्जिट कर दूंगा, बट अगर मैं ट्यूब बना रहा हूँ तो ट्यूब अंदर से कैसा होना चाहिए? हॉलो। अब हॉलो भी मुझे रेक्टेंगुलर ही चाहिए या कुछ और शेप चाहिए? रेक्टेंगल चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल ऑफसेट कर सकते हो, है ना। और अगर कोई और शेप चाहिए तो वो यहाँ बना सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट एंटिटीज पे गया और रिवर्स ऑफसेट, थिकनेस वैल्यू हमने मान लो सपोज दे दी 1.5 की थिकनेस का बनाना है, हमें 1.5 दे दी। 2.5 का बनाना है या 2 का बनाना है तो 2 दे दो, आप थिकनेस ओके कर दो, आगे एग्जिट कर दो। जब हम एग्जिट करेंगे कुछ इस टाइप की एरर आ सकती है। ये एरर क्यों आ रही है? अगर आपको याद हो, आप इसको सिर्फ कंटिन्यू कर दो पहले। अब पहले ही हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने शेप बनाया था, क्या ये शार्प कॉर्नर का आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। तो इस तरीके से शेप को चेंज कर सकते हैं। अब एरर किस में आ रही है, पहले तो वो चेक करना होगा हमें, किस में आ रही है भाई, कौन से मॉड्यूल में? एक्सट्रूड बॉस में। अब एक्सट्रूड बॉस में एरर क्यों आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो बॉक्स एक्सट्रूड है, इसका स्केच मैंने किस पे बनाया था? इसको मैं हाइड करता हूँ, इसके टॉप सरफेस पे बनाया था, बट वो टॉप सरफेस तो पुराने वाले स्केच का पार्ट था जो कि राउंड होके आ रहा था, उसको मैंने क्या कर दिया था, डिलीट। तो क्या वो सरफेस रहा? नहीं रहा, मैंने हाइड किया था। मैं इस एलिमेंट को वापस से शो कर लेता हूँ। तो इसमें एरर क्या है, एक्चुअल में फीचर में एरर नहीं है, जो इसका स्केच बना था उसका प्लेन हाइड हो गया, चला गया, मिस आउट हो गया। इसी वजह से आप देखोगे तो स्केच में एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है। अब इसको सही कैसे करना है, सिंपल आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे एडिट स्केच नहीं करना। स्केच तो बिल्कुल ठीक था, प्रॉब्लम किस में थी, स्केच के प्लेन में, सरफेस पे जिसमें बनाया था। तो एडिट स्केच, प्लेन पे जाएंगे, देखो आप मिसिंग दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहा है। सो आप क्या करो, इस प्लेन को तो यहाँ से क्लियर कर दो, डिलीट कर दो। अब कौन से प्लेन पे बनाना था हमें, टॉप फेस पे जाके क्लिक कर दो आप और ओके कर दो, एरर हट गई, नहीं हट गई, ठीक है। तो ये सिर्फ वेल्डमेंट की एरर नहीं है, आप जब एक दूसरे से लिंक करके बनाते हो, पुराने एलिमेंट आपने हटा दिया तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरे स्केच को डिलीट करके वापस से नया स्केच बनाओ, नहीं, आपने क्या करना है, उस एरर को ही रेक्टिफाई करना है, इस तरीके से। क्लियर है? सो आज आप लोग का काम यही है कि वेल्डमेंट की हेल्प से कोई भी स्ट्रक्चर, टेबल, चेयर, इस टाइप से बनाने हैं। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस और भी डाउनलोड की हुई है। जैसे ये हो गई ये हो गई टेबल आपकी, ठीक है। इसी टाइप से आपके और भी टेबल्स हैं, आप गूगल की हेल्प से सर्च कर सकते हो। ये आपके घर में कोई मेटल की स्ट्रक्चर टेबल है, आजकल जैसे मेटल के फर्नीचर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पे इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेल्डमेंट का, ठीक है। तो आप कोई फर्नीचर देख सकते हो, ठीक है, वो आप अपने आप ट्राई करें। स्लाइडिंग वाली वो असेंबली से बनेगी ना, उसके तो पाइप होंगे अलग अलग, ठीक है, उनमें फिर वही मेट लगाएंगे जो हमने पढ़ा था। अभी इंजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बताते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग की।